अब भाई ये वीडियो चालू है। चलिए, आज हमें पढ़ना है भारत का संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण। तो विभिन्न समय पर मतलब संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, किन्होंने किया है, कितना टाइम लगा है, कैसा क्या, तो आज अपन को देखना है। इसकी बैकग्राउंड क्या थी, मतलब कि विभिन्न समयांतराल में किस किस ने इसकी मांग उठाई है कि हमारा संविधान होना चाहिए। क्योंकि अपन तो औपनिवेश थे ब्रिटेन की, तो अपन किससे मांग करेंगे? ब्रिटेन से मांग करेंगे कि भाई हमारा संविधान बनाओ और हमें मतलब जो भी हमारी मांग है उसको। हाँ, तो संविधान का निर्माण देखना अपन को भारत का। तो किसी भी देश का संविधान एक दिन की उपज नहीं होती है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। एक दिन में थोड़ी किसी कहीं का संविधान बन जाता है, उसको विभिन्न समयांतराल मतलब उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। भारतीय संविधान में किसी संयोग की उत्पत्ति नहीं है। कहा गया है कि भारतीय संविधान भी एक दिन में ही नहीं बना है, जी संयोग नहीं है कि एक दिन में बन गया। इसकी भी मतलब काफ़ी टाइम लगा है इसे बनने में। तो कितना टाइम लगा है? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम के विचार विमर्श के उपरांत मतलब संविधान, भारत का संविधान बना है। इसे 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बना लिया गया था। और इसे अंगीकृत कब किया गया पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत कर लिया गया है या लागू किया गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड के विपरीत भारत का संविधान लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इंग्लैंड की जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है ना, उस शताब्दियों का विकास का परिणाम है, जो मूलतः परंपराओं का आधार है। वहाँ संविधान लिखित रूप में नहीं है। वहाँ संविधान कैसे चलता है, जो वहाँ नियम कानून जो कैसे चलते हैं वो परंपराओं पे चलते हैं। जो परंपरा से नियम कानून चले आ रहे हैं वही मतलब नियम कानून चलते हैं। वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है ऐसा कि मतलब कुछ लिखित रूप में हो। तो और विश्व के आधुनिक संविधानों में जो अमेरिका था पहला ऐसा देश जिसने अपना संविधान सबसे पहले लिखा। और कब लिखा? 1776 में लिखा। और कहाँ पे लिखा था? अमेरिका का एक शहर था फिलाडेल्फिया में। तो वहाँ पे एक सम्मेलन आयोजित किया उन्होंने और वहीं पर उसका संविधान लिखा गया और उसे 1789 में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अब है अपन को मतलब कि भारतीय संविधान की मांग कहाँ कहाँ की गई, किसने कहाँ कब की गई, किसने की है, तो वो अपन को देखना है। तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद ही भारत की स्वतंत्रता की मांग में ही संविधान की मांग छुपी हुई थी। क्योंकि कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई थी कि मतलब हम शासन व्यवस्था में आएंगे, फिर हम मांग अपने राष्ट्र की मतलब स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करेंगे, फिर मतलब तो ये सब करेंगे, इसलिए उसकी स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता की मांग में ही संविधान बनाने की मांग छुपी हुई थी। संविधान सभा के गठन की प्रथम अभिव्यक्ति 1895 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किए गए स्वराज विधेयक में मिलती है। तो सर्वप्रथम उनको मतलब संविधान निर्माण की मतलब अपना एक संविधान होना चाहिए। थोड़ा सा अपन को कहाँ दिखता है? 1895 के कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज विधेयक में मिलती है, जो कि किसके द्वारा दिया गया? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। फिर बाद में क्या हुआ? तो बाद में 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हमारा संविधान है और वो इंग्लैंड की इच्छा है, इंग्लैंड के जो भी वहाँ के लीडर हैं या उनके हिसाब से होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। हमारा संविधान है, हमारे हिसाब से होना चाहिए। जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी क्या परेशानियां हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मतलब वो सभी चीज़ें उसमें शामिल होना चाहिए। आगे क्या होगा उसके हिसाब से, तो हमारे हिसाब से होना चाहिए कि नहीं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो जो कब कहा था? 1922 में। अब आया 1924 का समय।
तो मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की गई। तो सबसे पहले मतलब फिर जो मोतीलाल नेहरू थे 1924 में, उन्होंने ब्रिटेन की सरकार के पास मतलब ब्रिटेन की सरकार से भारतीय संविधान निर्माण के लिए मांग की, संविधान सभा के गठन की मांग की। इसके पश्चात औपचारिक रूप से संविधान सभा का प्रतिपादन साम्यवादी नेता M.N. रॉय द्वारा किया गया, जिसे 1934 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। तो इन लोगों ने भी प्रयास किए। नेहरू के प्रयासों से 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग कब की? 1935 में, 34 में नहीं 35 में। आधिकारिक रूप से संविधान सभा गठन की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 1936 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार मतलब भारत के संविधान के निर्माण के लिए भारत संविधान सभा की मांग की है। तो उसके बाद उन्होंने मतलब कि कैसी सभा होगी, उसका क्या अर्थ होगा, क्या मतलब क्या कैसे महत्व होगा, उसकी व्याख्या कब की? 1900 जस्ट एक साल बाद मतलब अगले सेशन में वो कांग्रेस के अधिवेशन में कब कहाँ पे थी? दिसंबर 1936 में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई। इसके बाद 1937 ईस्वी में तथा 1938 ईस्वी के अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को दोहराया गया। तो इसके बाद लगातार 36 में उन्होंने मांग की पहले मतलब संविधान सभा में वो कांग्रेस के अधिवेशन में, 37 में भी मतलब उसी मांग को दोहराया, 38 में भी उसी मांग को दोहराया अपने अधिवेशनों में। अब कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार उपेक्षा की जा रही थी। अब शासन अपने हाथ में थोड़ी था कि अपन बना लें ऐसे। तो अपन बार बार मतलब अपन ने ब्रिटेन सरकार के पास कहा कि हमारा संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करो, है उसके लिए मांग की। तो ये ब्रिटेन जो सरकार है वह उपेक्षा कर रही थी। तब क्या हुआ कि इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकता एवं अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। अभी उन्होंने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि चलो हाँ हम देखते हैं, हम करेंगे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था जिसमें भारत की उनको आवश्यकता थी मदद की, मतलब इसलिए मतलब वो भावनाएं जुड़ी रहें युद्ध के लिए कि कुछ ज़रूरत पड़े तो भारत साथ देगा। जिसे 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो जो पहली बार उन्होंने मांग मतलब और सैद्धांतिक रूप से माना, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव की इस असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स को एक नए प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत भेजा। चूँकि ये अगस्त प्रस्ताव है ना, ये असफल हो गया था, विफल हो गया था। तो फिर अंग्रेज़ों ने मतलब जो ब्रिटेन सरकार ने क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा होगी जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद भारत का संविधान तैयार करेगी। किंतु मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स प्रस्ताव भेजा ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब जैसे ही विश्व युद्ध द्वितीय समाप्त होता है उसके तुरंत बाद हम संविधान सभा के निर्माण की मतलब करेंगे तुम्हारे। तो जो क्रिप्स मिशन भारत आया तो इसमें मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, क्रिप्स मिशन का, इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मार्च 1946 ईस्वी में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली अब जो क्रिप्स मिशन भी असफल हो गया क्योंकि जो विरोध कर रहे थे जो लोग, और द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। कब? 1946 में। तो मार्च 1946 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने जिनका नाम क्या था? क्लीमेंट एटली।
जो कि लेबर पार्टी से थे हैं। तो उनके द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हो गए, जो कि अध्यक्ष थे। 3 लोग भेजे उनने अपने वहाँ से संविधान बनाने के लिए। संविधान बनाने के लिए नहीं, मतलब किसी गठन के लिए क्या कैसे मतलब होना चाहिए, कौन से कैसे हैं, तो उसके लिए। तो जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जो क्वेश्चन आता है कि मतलब कौन शामिल था उसमें, उस 3 लोगों में, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जो कि अध्यक्ष थे। उन 3 लोगों में से जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे वो अध्यक्ष थे, और सर स्टुअर्ट क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर जो कि क्या थे, मतलब सदस्य थे उस नॉर्मली को, अलेक्जेंडर को भारत भेजा। इसे कैबिनेट मिशन कहा गया, जिसने अंततः भारतीय संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। अब संविधान सभा के गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव। अब जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया ना, तो उसमें क्या था कि मतलब क्या कैसा होना चाहिए, कहाँ से किसको आना चाहिए, कि चुनी हुए को आना चाहिए कि कहाँ से देसी रियासतों से आना चाहिए, प्रांतों से आना चाहिए, हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन जो वो थे मतलब, तो उससे प्रांत थे, तो उससे कैसे आना चाहिए लोगों को संविधान सभा, मतलब संविधान का निर्माण करने के लिए। तो जो ये सब कहाँ पे दिया गया कि किसको किसको आना है, कितने लोगों को आना है, तो ये कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में दिया गया है। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नानुसार होना था, मतलब इस प्रकार से होना था भारतीय संविधान निर्माण। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई। सबसे पहले जो संविधान सभा में मतलब कितने लोग आएंगे, तो वो सब मतलब मिला जुला के उन्होंने कितना कहा, 389 निश्चित की गई, जिनमें से 296 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि तथा 93 389 टोटल थे। उसमें से 296 कहाँ से आने थे, ब्रिटिश प्रांतों से, जिन पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण था। जिन भी प्रांतों में ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण था। अब देसी रियासत तो ऐसी थी कि मतलब वहाँ के राजा वो शासन करते थे वहाँ पर, ऐसे अंडर में तो थे उन्हीं के ब्रिटिश गवर्नमेंट की, लेकिन उन्हें ऐसा मतलब स्वतंत्रता दी गई थी, तो अपने इतने तुम जहाँ के भी राजा हो, उतने जितना तुम्हारा क्षेत्र वहाँ पर तुम अपना वो कर सकते हो, शासन कर सकते हो। तो 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि आने थे उसमें, टोटल 389 थे, जिसमें 296 ब्रिटेन के जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, वहाँ से आने थे, 93 आने थे देसी रियासतों से। और दूसरा क्या था, प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाएंगी। जो भी ब्रिटिश प्रांत थे और देशी रियासतें थी, तो वहाँ पर कितनी जनसंख्या है उस हिसाब से सीटें आवंटित की जानी थी। अच्छी समय भी अपन देखते हैं कि जहाँ जितनी जनसंख्या होती है उसी हिसाब से वहाँ पर सीटों का वितरण किया जाता है कि किस क्षेत्र में कितनी सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में 75 सीटें हैं। लोकसभा प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाएंगी। सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। 75 सीट है, कुछ कन्फ्यूज हो रहा है, 75 सीट नहीं आता है। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को 29 तो अपने यहाँ, तो प्रत्येक 10 लाख, तो कितनी जनसंख्या पर एक सीट वितरित की जानी थी, 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। मतलब जहाँ पर भी 10 लाख के लोग होंगे वहाँ एक सीट दे दी जाएगी उन्हें, जो भी ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें हैं उनमें। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था, जो कि निम्नलिखित थी। आज के समय भी देखते हैं कि मतलब सीटें आरक्षित हो जाती हैं कि जितने सामान्य के लिए रहेंगे, जितने SC ST के लिए रहेंगे, जितने तो 213 मतलब जनरल वालों को सीटें थी, 213 सामान्य लोग थे। इस सामान्य लोग में मतलब कौन आते हैं, इसमें कोई भी आ सकता है, किसी भी कास्ट का आ सकता है, ऐसा नहीं कि जनरल के लोग बस आएंगे। तो वहाँ पर जनरल में कोई भी लड़ सकता है चुनाव, जितने भी हैं
जितनी भी कास्ट मतलब हैं, तो कोई भी लड़ सकता है वहाँ पर चुनाव। लेकिन जो 79 मुसलमान क्षेत्र हैं, तो मुसलमान की सीटें 79 रिजर्व की गई थी तथा 4 सिख की सीटें रिजर्व की गई थी। इनमें केवल मुसलमान ही लड़ सकते थे चुनाव और यहाँ पर सिख ही लड़ सकते थे। और 14 क्या था, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव स्टेट असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाना था। अब वो सदस्य आएंगे कि भाई कौन जाएगा, तो उन्हें मतलब कुछ डिसाइड तो करना पड़ेगा कि नहीं कि कौन जाएगा, कि ये व्यक्ति ही जाएगा मतलब चुनाव में वहाँ पर संविधान सभा में। तो उनका चुनाव कैसे होना था, प्रत्येक समुदायों के प्रतिनिधियों का चुनाव स्टेट असेंबली में, जो स्टेट असेंबली होती थी राज्य एवं विधान परिषद या फिर विधानसभा, उसमें उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमण की मत के द्वारा अनुपातिक जो होती है प्रणाली होती है, मतलब कि वोटिंग की, उसके हिसाब से होना था। तो देशी रियासत और 5वां क्या था, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव द्वारा नहीं बल्कि रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। जहाँ पर ब्रिटिश प्रांत वहाँ तो ऐसे होना था चुनाव वहाँ की स्टेट असेंबली में। लेकिन जो देशी रियासत थी उनका चुनाव कैसे होना था, उनका चुनाव होना था जो वहाँ के राजा थे जो मतलब शासन कर रहे थे, तो वो बताते कि इस व्यक्ति को जाना है वहाँ पर, तो उनके द्वारा प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाना था। कैबिनेट मिशन 6वां क्या था, कैबिनेट मिशन द्वारा 30 स्तरीय संविधान की कल्पना की गई। पहले जो कैबिनेट मिशन था उसी के हिसाब से चल रहा ना ये सब, कि इतने स्टेट असेंबली द्वारा आएंगे, वही बता रहा है कैबिनेट मिशन में ये सब लिखा है कि इतने संविधान में इतने लोग होंगे, यहाँ से इतने ऐसे चुने जाएंगे ऐसे। तो कैबिनेट मिशन में 3 स्तरीय संविधान सभा की संविधान मतलब बनाने की कल्पना की गई थी। एक प्रांत का संविधान, कि आज के समय अपन देखें तो एक राज्य का संविधान हो गया, एक केंद्र का संविधान हो गया, फिर एक ओवरऑल मतलब दोनों का संविधान होगा मिला जुला, केंद्र और राज्य का दोनों का हो गया। ऐसे ही मतलब आज के समय ऐसा थोड़ी अपना एक ही संविधान है। लेकिन वो पहले कैबिनेट मिशन में क्या कह रहे थे कि 3 संविधान होना चाहिए, प्रांतीय संविधान, विभिन्न प्रांतों से बने संबल के लिए संविधान तथा भारत संघ का संविधान। वही है कि पहले प्रांत का बस, फिर विभिन्न प्रांत मिलकर बनेंगे, जो राज्य मिलकर बनेंगे तो उनका संविधान, और फिर होना चाहिए पूरे संपूर्ण भारत का संविधान। उन्होंने ऐसा कहा था। इसके लिए कहा गया संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक के बाद सदस्य स्वयं को 3 समूह में बांट लेंगे। यदि ऐसे संविधान बनता है, प्रांतीय संविधान और प्रांतों से बने समुदाय के संविधान और भारत संघ का संविधान, अगर ऐसा बनता है तो वो बोल रहे हैं कि इसके लिए जो संविधान की पहली बैठक होगी ना, पहले दिन लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे, तो उसके बाद जो भी बैठक होगी तो बाद में तो सदस्य स्वयं को 3 समूहों में बांट लेंगे। पहले समूह में हिंदू बहुमत वाले प्रांत होंगे, जो अपने मतलब जहाँ पर भी हिंदू ज़्यादा होंगे जिन भी प्रांतों में, तो वो अपने हिसाब से वहाँ का संविधान बनाएंगे। जैसे कि हिंदू ज़्यादा कहाँ पर थे, बम्बई हो गया, बम्बई आज के समय में महाराष्ट्र, संयुक्त प्रांत आज के समय में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश, बिहार पता ही है, उड़ीसा भी, एवं मद्रास मतलब मद्रास क्या मद्रास, हाँ दक्षिण में राज्य है, मतलब मद्रास नहीं है, तमिलनाडु है। मद्रास के प्रतिनिधि होंगे। दूसरे समूह में मुस्लिम बहुमत वाले, अब दूसरे समूह में कौन होंगे, पहले हिंदू बहुमत वाले थे जहाँ पे, तो वो अपने राज्य का मतलब अपने राज्य के लिए संविधान देखेंगे। तो दूसरे होंगे वो देखेंगे मुस्लिम बहुल वाले उत्तर पश्चिम प्रांत, जैसे सिंध में भी मुसलमान थे ज़्यादा, बलूचिस्तान में भी, और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहाँ पर, उत्तर पश्चिमी सीमा मतलब उत्तर जम्मू कश्मीर साइड हो गए, और पश्चिमी सीमा बांग्लादेश साइड हो गए प्रांत, और पंजाब में भी कुछ मतलब थे ये प्रतिनिधि होंगे। तथा तीसरे में मुस्लिम बहुल वाले उत्तर पूर्वी प्रांत, और तीसरे में उत्तर पूर्वी प्रांत वाले
जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत बोल रहे हैं, मतलब पश्चिमी सीमा वही पंजाब साइड, और उत्तर जो पूर्वी प्रांत है वो है बंगाल और असम साइड के प्रतिनिधि होंगे। इन तीनों संभागों में आने वाले प्रांत अपने अपने प्रांत तथा संभाग के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। बाद में संघीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। पहले जी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने प्रांत का संविधान बनाएंगे, जो जहाँ बहुल मतलब आबादी में है। फिर बाद में क्या करेंगे कि एक फिर इनकी बैठक होगी कि जो उसमें सही लोग बैठेंगे, मतलब बैठ के तो अभी हैं लेकिन अलग अलग बांटते अगर ऐसा संविधान बनता है। तो फिर जी क्या संघीय संविधान बनाते पूरे मुस्लिम, हिंदू और जो सिख जो भी हैं, ये सब मिलके वे क्या बनाते, ये संघीय संविधान का निर्माण करते। इसके अलावा कैबिनेट मिशन सातवां क्या था, इसके अलावा कैबिनेट मिशन का एक और प्रस्ताव था जिसमें कहा गया था कि भारत के शासन को संचालित करने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए जिसमें सभी दलों के सदस्य हों। तो इसमें भी एक ये भी बात कही गई थी कि भाई साहब कि जो भी भारत का शासन संचालित का विकलांग एक अंतरिम सरकार चाहिए पड़े कि नहीं, कोई ऐसी गवर्नमेंट तो चाहिए कि हाँ भाई चलो आज ये होना ये ऑर्डर देगा जो भी होगा, तो जो चलाने के लिए वो उस समय का मतलब एक सरकार तो चाहिए ही है। अब ऐसा थोड़ी है कि सब मतलब सब लोग संविधान बनाने लगेंगे तो देश कैसे चलेगा, क्या होगा कैसे, तो ऐसे थोड़ी छोड़ सकते थे। एक सरकार तो चाहिए थी अंतरिम सरकार जो सब अभी देख सके जब तक संविधान नहीं बन जाता। अंतरिम सरकार तो चाहिए थी, वो बोल रहे थे, जिसमें सभी दलों के सदस्य हों। अब कैबिनेट मिशन का क्रियान्वयन एवं भारतीय संविधान सभा का गठन। अब जो भी कैबिनेट मिशन में था उनमें से अब उसका पालन करना था कि ऐसे बनना है संविधान, तो अब उसका पालन करना था। तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। चूँकि जी मुस्लिम लीग के जो मतलब लीडर थे वो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे बार बार, तो उसमें कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की अलग मांग को खारिज कर दिया गया। अतः मुस्लिम लीग द्वारा इस योजना का विरोध किया गया, उनकी मांग को खारिज कर दिया, तो फिर वो विरोध कर रहे थे कैबिनेट मिशन प्रस्ताव का, जबकि कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था, किसका, कैबिनेट मिशन का। विभिन्न आलोचनाओं व मतभेदों के बावजूद 6 जून 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग एवं 26 जून 1946 को कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस तो वैसे स्वीकार कर ही चुकी थी लेकिन एक आधिकारिक रूप से उसने कब स्वीकार कर लिया, मुस्लिम लीग ने कर लिया 6 जून को 1946 को। अब मुस्लिम लीग भी मान गई, चलो ठीक है अपने में विरोध करेगी। और 25 जून को 1946 को किसने कर लिया, कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो संविधान सभा जो अभी अपन ने पढ़ा था कि ब्रिटिश प्रांत से कितने लोग आएंगे और कैसे आएंगे, कैसे चुने जाएंगे, तो और जो देसी राजदाओं के लोग भेजेंगे तो वो कैसे भेजेंगे, तो इन सब का चुनाव होना था। तो चुनाव कब हुआ, जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का चुनाव हुआ। अब चुनाव में क्या हुआ, सभी ने अपने अपने मतलब दल निकाल वो लीडर बुक करे चुनाव के लिए। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाना था। ऐसा थोड़ी था कि जैसे संविधान सभा का चुनाव हो रहा है तो इसमें मतलब जनता को डायरेक्ट वोट देना, जनता को वोट नहीं देना है इसमें किसको मतलब किन के द्वारा चुना जाना था, संविधान सभा के सदस्यों, संविधान सभा जो प्रांतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष मतलब जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाना, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा, जो प्रांतीय की विधानसभा के सदस्य थे ना, जो उस समय मतलब जो ब्रिटिश की प्रांतीय सभा थी, प्रांतीय विधानसभा, तो उनके सदस्यों द्वारा किया जाना था। वो सदस्य चुनते कि इसको मतलब संविधान सभा के लिए चुना जाता है। तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी, पहले ही पता था, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के तथा 11 प्रांतों से, चीफ कमिश्नर 200 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से
292 प्रतिनिधि आने थे। ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11 थे। उनमें से 292 प्रतिनिधियों को चुना जाना था और 4 थे चीफ कमिश्नरी प्रांत, जो कि कौन कौन से थे? दिल्ली हो गया, चीफ कमिश्नरी हो गया, जैसे आज के समय पे अपन किसको कह सकते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना आज के समय में, उनको कह सकते हैं चीफ कमिश्नरी प्रदेश प्रांत। तो उस समय में कौन से थे? दिल्ली, आज भी समय में भी दिल्ली है, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग व ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो उस समय पे क्या थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत थे ये से। एवं 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से चुने जाने थे। तो 11 चुने जाने थे ब्रिटिश, 11 प्रांतों से 292 प्रतिनिधि चुने जाने थे 292 और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से चुने जाने थे, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान से। एवं 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से चुने जाने थे। अब जुलाई अगस्त 1946 में ईस्वी में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 292 प्लस 4, इसमें जो 296 मतलब टोटल ब्रिटिश प्रांतों में से चुने जाने थे, जिनमें से 292 आते थे डायरेक्ट ब्रिटिश प्रांत से, लेकिन 4 आने थे चीफ कमिश्नरी प्रांत से। तो टोटल चुने जाने थे ब्रिटिश भारत से 296, जिनमें से 292 थे ब्रिटिश जो प्रांत थे उनमें, और 4 थे चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। ऐसा तो है नहीं है कि आज के समय अभी तो मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश रहते हैं उस भारत सरकार के अंडर में तो रहते ही हैं कि नहीं रहते, और आज भी रहते हैं। तो उस समय भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उसके अंडर में ब्रिटिश प्रांत तो थे ही, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र भी थे, कमिश्नरी प्रांत भी थे। लेकिन ये 93 देशी प्रतिनिधि देशी रियासतों से चुने जाने थे, जी अलग थे। तो जितने भी राजा रजवाड़े हैं जी यहाँ से मतलब कितने लोग चुने जाने थे? 93। तो इतने स्थानों पर मतलब जो 296 4 कमिश्नरी क्षेत्र स्थानों पर चुनाव संपन्न हुए, चुनाव हो गए वहाँ पर। चुनाव मतलब कैसी हुई? जनता ने किया कि मतलब दल बनाया गया उनकी द्वारा? नहीं, ब्रिटिश भारत के जो वे थे ना मतलब विधानसभा उन्हीं के द्वारा, हाँ उन्हीं के द्वारा, उनके सदस्यों के द्वारा चुना गया इन सदस्यों को, संविधान सभा के सदस्यों को। तो जब चुनाव संपन्न हुए तो कांग्रेस ने 210 स्थानों पर अपने प्रतिनिधि खड़े किए थे। तो उसमें मतलब जब कांग्रेस ने अपने कितने सदस्य खड़े किए थे? 210 स्थानों पर अपने प्रतिनिधि खड़े किए थे, जिसमें से 199 स्थानों पर उसे विजय प्राप्त हुई। तो 210 स्थानों पर उसने अपने प्रतिनिधि, किसने? कांग्रेस ने खड़े किए थे, चुनाव लड़वाया था, तो उसमें से 199 स्थानों पर उसे विजय प्राप्त हो गई, मतलब 199 सदस्य जीत गए। साथ ही 9 स्थानों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को सफलता मिली। इस प्रकार कांग्रेस को कुल 296 में से 208 सीटें प्राप्त हो गई। 199 तो डायरेक्ट कांग्रेस के ही जीत गए, लेकिन जो 8 जीते वो एक्स्ट्रा में जीते, मतलब वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थित पार्टी ही आती, मतलब वो सदस्य थे कांग्रेस के जो समर्थन के में भी रहते थे, मतलब तो उन्हीं के सदस्य थे। तो इस प्रकार टोटल अपन कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की बात मानेंगे वो कितने थे? मतलब 208 हो गए सीटें प्राप्त हुई। अब मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग थी ना जो, तो उन्हें कितनी प्राप्त हुई? 73 सीटें। तो एक सीट यूनियनिस्ट पार्टी, ये छोटी छोटी पार्टियाँ थीं, तो एक सीट यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, सिख, मतलब एक वोट इन लोगों को मिले। ये छोटी छोटी से जे थे। साम्यवादी व अछूत जाति संघ को मिली। 8 स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचित हुए। 8 स्थानों पर ऐसे प्रत्याशी थे जो किसी भी दल से शामिल नहीं थे, किसी दल में शामिल नहीं थे, निर्दलीय थे। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। बहुत से दल इसमें थे ना, जिसमें फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो इंडियन समुदाय का तथा पीएच मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था।
विभिन्न विभिन्न मतलब बहुदलीय सदस्य बोलने को आती ना। तो जो फ्रैंक एंथोनी थे, इनका क्वेश्चन आता है जी कि फ्रैंक एंथोनी ने किस समुदाय का वो किया था, तो एंग्लो इंडियन समुदाय का किया था। तथा PH मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था, कि मतलब उस साइड से उनका मतलब बात रखी थी, मतलब संविधान सभा में उसके साइड से गए थे जी। एक एंग्लो समुदाय की साइड से और दूसरा मोदी पारसी के समुदाय से। इस चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहली बार पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी जो थे वो पहली बार पूर्वी बंगाल से चुने गए थे इसी चुनाव में। पूर्वी बंगाल मतलब बांग्लादेश। तो अब क्या हुआ कि अब भारत पाक विभाजन के पश्चात अब ये तो सब चुन गए थे, वहाँ से चुनाव हो गए थे। अब इसी बीच में जो पाकिस्तान की मांग तो वो कर ही रहे थे, तो फिर ज़्यादा हुआ तो मतलब फिर भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। अब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो जो पूर्वी बंगाल था वो चला गया पाकिस्तान में, और अपने अम्बेडकर जी तो यहीं भारत में थे। तो अब उनकी सीट तो चली गई कि नहीं, बंगाल से जीते थे ना वो तो उनकी सीट चली गई। तो फिर उन्हें दूसरी जगह से चुनाव लड़वाया गया, क्योंकि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो उन्हें दूसरी जगह से चुनाव लड़वाया गया, और वहाँ पे जो मतलब व्यक्ति था जो जीता हुआ था तो उसका इस्तीफा दिलवाया गया। फिर वहाँ चुनाव में इन्हें जितवाया गया। फिर तो अम्बेडकर को संविधान सभा में तो जो भारत पाक विभाजन के पश्चात यह भाग जो है पूर्वी बंगाल जो है वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट, मुंबई में की प्रेसिडेंसी की जो पूना संसदीय सीट है, तो वहाँ से कांग्रेस के M.R. जयकर से त्याग पत्र दिलाया गया। वहाँ से M.R. जयकर थे ना, वो चुने गए होंगे, तो उनसे वहाँ से त्याग पत्र दिलाया गया है। जहाँ उपचुनाव में निर्वाचित होकर डॉक्टर अम्बेडकर पुनः संविधान सभा में सम्मिलित हुए। तो फिर से वो संविधान सभा में सम्मिलित हो गए, क्योंकि उनकी सीट चली गई थी, तो उन्हें वो अब जरूरी था उनका जाना संविधान सभा में। तो उन्हें फिर जो मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट थी वहाँ से जो थे M.R. जयकर से त्याग पत्र दिलाया गया, और उन्हें फिर से वहाँ से लड़वाया गया, तो फिर जीत गए वो। अम्बेडकर पुनः संविधान सभा में सम्मिलित हुए। महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे जो संविधान सभा में सदस्य नहीं थे। दोनों ही लीडर महत्वपूर्ण थे, इतने उन्हीं की मतलब। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे जो राष्ट्रीय नेता थे जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के लिए संपन्न हुए चुनाव में मुस्लिम लीग की स्थिति कमजोर होगी, चूँकि उन्हें 73 ही सीटें मिली, कांग्रेस को 208 सीटें मिल गई। तो इन जैसे बड़े पार्टियां हैं जी, तो इनमें तो कांग्रेस को ज़्यादा मिल गई, तो मतलब मुस्लिम लीग की स्थिति कमज़ोर हो गई। तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, क्योंकि मेजॉरिटी किसके उसमें थी, कांग्रेस में। बहिष्कार करने का निर्णय लिया। किसने बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा का मतलब बहिष्कार तो किया ही, और पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की मांग की। यहाँ उल्लेखनीय है कि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाईं। जो देशी रियासतें थी ना, उन्हें 93 सीटें आवंटित की गई थी ना, उनमें से तो वो भर ही नहीं पाई वो सीटें। बहुत कम लोगों को भेजा उन्होंने, कहीं कहीं देशी रियासतों वालों ने बहुत कम लोगों को भेजा। उन्हें इसका महत्व नहीं पता था कि आगे क्या होना है। देशी रियासतों वालों को ज़्यादा महत्व नहीं पता था। जैसे महत्व पता चलेगा तो फिर वो सभी लोग जाएंगे दौड़ के। देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाई, क्योंकि उन्होंने स्वयं को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। इसी बीच चुनाव परिणामों के पश्चात 2 सितंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया।
अब 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस सरकार में मुस्लिम लीग के नेता शामिल नहीं हुए, किंतु बाद में जब अंतरिम सरकार का गठन की गई तो इसमें मुस्लिम लीग के नेता शामिल नहीं हुए थे, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। अब तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। अब संविधान सभा की बैठक। मेमोरी